हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट में जो सेकंड पेपर होता है उसमें जो एसएसटी पूछी जाती है, उसमें जो पैडागॉजी पूछा जाता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो सेकेंड पेपर हो, सभी में पैडागॉजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीटेट में जो सेकंड पेपर होता है जिसमें एसएसटी पूछी जाती है 60 नंबर की, उसमें जो है 20 नंबर का पैडागॉजी पूछा जाता है। तो कुछ क्लासें आपकी जो होंगी वो पैडागॉजी से रिलेटेड होंगी, जिसमें हम 20 नंबर के जो पैडागॉजी पूछा जाता है वो हम कवर करने वाले हैं। आज पैडागॉजी की फर्स्ट क्लास है जिसमें कुछ क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 से 3 क्लासेस और होंगी, हो सकता है 4-5 क्लास हो जाए जिसमें हम पैडागॉजी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ताकि जो भी पैडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि 60 नंबर का जो एसएसटी आता है, जब तक आप पैडागॉजी नहीं क्लियर करेंगे तब तक आपका 60 नंबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट तो हमने डिस्कस करा दिया है, पीवाईक्यू भी हमने डिस्कस करा दिया, लेकिन जो पैडागॉजी है उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। तो पैडागॉजी की 3 से 4 क्लासेस होंगी, उनको देख लीजिएगा, आपके लिए वो इनफ रहेगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी कि क्या बताना है, निगेटिव बताना है। हमेशा कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, और ये जो जहाँ पे नहीं लिखा है उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या बताना है, निगेटिव बताना है। ठीक है, यानी जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से 3 पॉजिटिव रहेंगे, एक जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा, और वही निगेटिव जो है आंसर रहेगा आपका, अगर निगेटिव में पूछ रहा है क्वेश्चन तो। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य जो नहीं है वो आपको क्या करना है, बताना है। पहला है मानव जाति तथा अन्य प्रकार की जाति के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी की समझ को विकसित करना, तो ये तो सही है, ये पॉजिटिव है आपका। दूसरा है कि वैश्विक संदर्भ में एक ही इलाके, राज्य क्षेत्र और देश का अध्ययन करना, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है कि समकालीन विश्व के अतीत का अध्ययन करना। समकालीन विश्व के अतीत का अध्ययन करना ये जो है इसका उद्देश्य नहीं है। देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के कामकाज को समझने में सहायता देना, ये इसका उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन निगेटिव है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवधारणा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सी ऐसी अवधारणा है जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए, जो सामाजिक विज्ञान हम पढ़ते हैं उसके जो है अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला है अंतःविषयक अवधारणा, तो ये तो होता है। दूसरा संतुलन अवधारणा, तीसरा प्रबोधक अवधारणा, और चौथा रचनावादी अवधारणा। तो कौन सी अवधारणा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी निगेटिव बताना, तो यहाँ पे होगा संतुलन अवधारणा। ये जो है सामाजिक विज्ञान के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है, ये निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि प्रमुख भारतीय जनजातियों के विषय में पढ़ाते हुए शिक्षक छात्रों से स्थानीय जनजातियों के नाम पूछता है। इसके बाद वह देश के विभिन्न भागों में स्थित जनजातियों के बारे में बताती है। ऐसा करने में शिक्षक जो है शिक्षण के कौन से सूत्र का अनुपालन कर रहा है। ठीक है, यानी कि प्रमुख भारतीय जनजातियां जो होती हैं उनके बारे में पढ़ाते हुए शिक्षक छात्रों से स्थानीय जनजातियों के नाम पूछता है कि यानी जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ की स्थानीय जो जनजाति है उनका क्या नाम है। इसके बाद वह देश के विभिन्न भागों में स्थित जो जनजातियां हैं उनके बारे में बताती है। ऐसा करने के शिक्षक शिक्षण के कौन से सूत्र का अनुपालन कर रहा है। पहला है सरल से जटिल की ओर, बिल्कुल सही। सरल से जटिल की ओर क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले वो अपने स्थानीय जनजातियों के बारे में पूछता है, यानी जो टीचर है वो ये पहले जानने की कोशिश करता है कि जो बच्चे जहाँ पे रह रहे हैं जिस स्थान पे क्या उनके आसपास जनजाति हैं कि नहीं है। उसके बाद जैसा ही रिप्लाई आता है बच्चों को, उसके बारे में जो विभिन्न अलग भाग, यानी पूरे देश में जो अलग अलग भाग हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ रहती है उसके बारे में वो बताती है। तो ये सरल से जटिल की ओर हो जाता है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले वो स्थानीय यानी जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं वहाँ के बारे में पूछती है, तो बच्चे जो है कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सूत्र का अनुपालन, तो सरल से जटिल की ओर जो है अनुपालन कर रहा है पूछते समय। ठीक है, यह अनुदेशन उद्देश्य छात्रों को भारत का मानचित्र बनाने में तथा उन पर भारत में पाई जाने वाली जनजातियों को चिन्हित करने में सक्षम करने के लिए होता है। यह उद्देश्य किस स्तर के अंतर्गत होगा। ठीक है, यानी कि यह अनुदेशन उद्देश्य छात्रों को भारत का मानचित्र बनाने में
तथा उन पर भारत में पाई जाने वाली जनजातियों को चिन्हित करने में सक्षम करने के लिए होता है। यह उद्देश्य किस स्तर के अंतर्गत होगा? क्या ये ज्ञानात्मक होगा, बोधात्मक होगा, कौशल होगा या फिर दृष्टिकोण होगा? तो ये जो उद्देश्य है किस स्तर के अंतर्गत होगा? तो ये होगा ज्ञानात्मक। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन, जो सामाजिक विज्ञान है, यानी सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो आप सभी को पता है सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन जो सब्जेक्ट है वो किसका अध्ययन करता है? तो ये करता है समाजों का, व्यक्तियों का, सरकारों का या फिर दर्शनों का। तो सामाजिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है? ये करता है समाजों का अध्ययन। ठीक है, किसका करता है? ध्यान रखना है, ये समाज के व्यक्तियों का, यानी समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका अध्ययन करता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख है। जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है उसको पढ़ाते समय जो कठिनाइयाँ होती हैं वो कौन सी हैं? क्या वो परिवर्तित होते रहना है, यानी चेंजिंग जो होती है वो है, या फिर बहुत जटिल होना होता है, या फिर अस्तित्वहीन होता है, या फिर स्थानिक होता है? तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती है उनमें से जो एक होता है वो होता है परिवर्तित होना, यानी चेंजिंग होते रहना। ठीक है, अगर समाज में कोई परिवर्तन होता है तो वो जो है एक कठिनाई कह सकते हैं पढ़ाने के लिए, जो कठिनाइयाँ होती है उसमें से एक है। ठीक है, बच्चों को फिर से ध्यान से समझाना होता है अगर कोई कहीं किसी भी प्रकार की परिवर्तन होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास के लिए कौन से क्षेत्र को विकसित करना होगा? सामाजिक विकास के लिए, समाज को अगर आपको विकसित करना है तो किस क्षेत्र को जो है आपको विकसित करना होगा? क्या वो घर होगा, परिवार होगा, विद्यालय होगा या फिर होगा समाज? तो सामाजिक विकास के लिए किस क्षेत्र को विकसित करना होगा? तो ये होगा समाज, यानी समाज को ही आपको डेवलप करना होगा, तब सामाजिक विकास का विकास होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री अन्य तीनों से भिन्न है? जो शिक्षण सहायक सामग्री है अन्य तीनों से भिन्न है, यानी स्लाइड है, मॉडल है, वीडियो है या फिर है प्रोजेक्टर। तो कौन सा भिन्न है? स्लाइड, वीडियो और प्रोजेक्टर ये एक जैसे हैं। आपका जो मॉडल है ये क्या है? अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, मॉडल जो है वो अन्य तीनों से भिन्न है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण द्वारा कौन से गुणों का विकास किया जा सकता है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण द्वारा कौन से गुणों का विकास किया जा सकता है? क्या वो समय रेखा को बनाना है, या मॉडल बनाना है, मानचित्र को बनाना है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण द्वारा कौन से गुणों का विकास किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है समय रेखा को बनाना, ये भी होता है, मॉडल बनाना या फिर मानचित्र को बनाना। ये सभी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के जो गुण होते हैं उनका विकास किया जा सकता है। ठीक है, डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि इतिहास मनुष्य और उसके समय का विज्ञान है? किसने कहा था कि जो इतिहास है यानी जो हिस्ट्री है वो मनुष्य और उसके समय का एक विज्ञान है? क्या इस जो है टैगोर ने कहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, ब्लॉक ने कहा था या फिर मिलर ने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था ब्लॉक ने। ब्लॉक ने कहा था कि जो इतिहास है वो मनुष्य और उसके समय का क्या है? विज्ञान है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दोष इतिहास को पाठ्यपुस्तक का नहीं है? कौन सा दोष जो है वो इतिहास की पाठ्यपुस्तक का नहीं है? ठीक है, पहला है विषयों का आकर्षक वर्णन, या फिर छोटे अनुच्छेदों में विषय की व्यवस्था, या प्रश्नों का मुख्य विचार पर आधारित होना, या फिर ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अधिकतम विवरण। ये होता है जो कि पाठ्यपुस्तक का कौन सा दोष इतिहास के पाठ्यपुस्तक का नहीं है? तो यह है ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अधिकतम विवरण क्या होता है? इतिहास के पाठ्यपुस्तक का जो है दोष नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट्स बनाना सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों में से एक है या धारणा आधारित है? नोट्स जो बनाना होता है वो सामाजिक अध्ययन शिक्षा विधियों में से एक है। यह धारणा किस पर आधारित है? पठन सामग्री पाठ्यपुस्तक से कठिन और औसत छात्रों की समझ से परे है, या फिर पाठ्यक्रम विषय में अतिभारित है, यानी जो पाठ्यक्रम है वो जो है विषय में अतिभारित है, या फिर वे आसानी से प्राप्त होने वाले स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, या फिर नोट्स अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें होगा कि वे आसानी से प्राप्त होने वाले स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, यानी
जो नोट्स बनाना होता है वो सामाजिक अध्ययन शिक्षा विधियों में से एक है। यह धारणा आधारित है कि वे आसानी से प्राप्त होने वाले स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, मान लीजिए आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, या फिर मान लीजिए पैडागोजी ही पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप पैडागोजी से रिलेटेड या जो भी सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें हैं, टॉपिक्स, अगर आप उनका नोट्स बनाते हैं तो वो एक स्थायी रिकॉर्ड होते हैं जो आपके पास होते हैं। कभी किसी भी प्रकार से जो है ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना नोट्स उठा के देख सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो वो एक स्थायी रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समूह निर्देशित अनुदेशात्मक रणनीति के अंतर्गत कई वस्तुओं का महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करना क्या कहलाता है। एक समूह निर्देशित अनुदेशात्मक रणनीति के अंतर्गत कई वक्ताओं का महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करना क्या कहलाता है। क्या वो विचार गोष्ठी कहलाता है, पैनल चर्चा कहलाता है, सामाजिकृत पाठ कहलाता है, या फिर बहस कहलाता है। तो बहस तो होता नहीं है, सामाजिकृत पाठ भी नहीं होता, पैनल चर्चा भी नहीं होता, बल्कि विचार गोष्ठी होती जिसमें अपने विचार और अनुभव को व्यक्त करना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है विचार गोष्ठी, जो कि एक समूह में कुछ जो है लोग होते हैं, कुछ वक्ता होते हैं, एक महत्वपूर्ण विषय होता है, उस पर कुछ अपने जो विचार होते हैं या फिर जो अपने एक्सपीरियंस या अनुभव होते हैं उनको व्यक्त करना होता है। तो वो क्या कहलाता है, वो होता है आपका विचार गोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न विज्ञानों की सामग्री का चयन और व्यवस्था करना और तार्किक और व्यवस्थित सैद्धांतिक ढंग से रखना, इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या वो एकीकृत उपागम होता है, सहसंबंध उपागम होता है, समन्वय उपागम होता है, या फिर अंतर अनुशासनात्मक उपागम होता है। तो विभिन्न विज्ञानों की सामग्री का चयन और व्यवस्था करना और तार्किक और व्यवस्थित सैद्धांतिक ढंग से रखना, इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, ये होता है आपका एकीकृत उपागम। क्या होता है, एकीकृत उपागम होता है। इतिहास विषय को अकेले पछाने से विकसित मूल्य है, यानी कि जो इतिहास विषय है उसको अकेले पढ़ाने से, यहाँ पे होगा अकेले पढ़ाने से विकसित मूल्य है। क्या है, क्या वो जनतांत्रिक भावना है, सौंदर्य बोध है, या फिर देश की संस्कृति की सराहना है, या फिर है समाजवाद। तो इतिहास विषय को अकेले पढ़ाने का जो विकसित मूल्य होता है वो होता है देश की संस्कृति की सराहना, यानी कि देश में जो भी संस्कृति है उसको एक बढ़ावा देना, उसका जो है सराहना करना। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकार के प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के प्रकार पढ़ाने के लिए इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। सरकार के प्रकार एक जो है चार्ट, एक कह सकते हैं उद्देश्य है या फिर एक टॉपिक है सरकार के प्रकार, उसको पढ़ाने के लिए इस चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। कौन से चार्ट का जो है प्रयोग कर सकते हैं, समय पार्ट का या फिर प्रवाह चार्ट का, यहाँ पे चार्ट होगा। ठीक है, समय चार्ट, प्रवाह चार्ट, टेबल चार्ट, या फिर पेड़ चार्ट। तो सरकार के इस प्रकार जो सरकार के पढ़ाने के लिए इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है प्रवाह चार्ट। कौन सा होता है, प्रवाह चार्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में प्रमुख अंतर क्या है। जो सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान है उसमें जो प्रमुख अंतर है वो कौन सा है। पहला है कि सामाजिक अध्ययन वयस्कों पर केंद्रित है, सामाजिक विज्ञान बालकों पर केंद्रित जरूरी नहीं है। दूसरा है कि सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक और सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक है, जी नहीं। सामाजिक अध्ययन पर्यावरण से संबंधित है, जबकि सामाजिक विज्ञान मानव और उसके समाज से संबंधित है, बिल्कुल सही। जो सामाजिक अध्ययन है वो पर्यावरण से संबंधित है, इसमें पर्यावरण से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं, जबकि जो सामाजिक विज्ञान है वो मानव और उसके समाज से संबंधित है, यानी मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ तरीके के समाज में रहते थे, ठीक है, किन किन चीज़ों से संबंधित है उसके बारे में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है, सामाजिक अध्ययन की जो प्रकृति है वो कैसी है। क्या वो वैज्ञानिक है, तकनीकी है, मानविकी है, या फिर है भौतिकवादी। तो सामाजिक अध्ययन की जो प्रकृति की अगर बात करें तो कैसी है, ये है मानविकी। मानविकी प्रकृति सामाजिक अध्ययन की है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन का संबंध व्यक्तियों और उनके अपने भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति अंतःक्रिया से होता है या मानवीय संबंधों की विवेचना कौन करता है या कथन है। ठीक है, तो क्या वो जेम्स हैं, स्कूल बोर्ड परिषद विक्टोरिया यानी कि यूएसए से है, या फिर वेस्ले है, या फिर है माइकलेसिस। तो सामाजिक अध्ययन का संबंध व्यक्तियों और उनकी अपने भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति
अंतःक्रिया से होता है, यह मानवीय संबंधों की विवेचना करता है। यह कथन किसका है? तो यह है माइकेलिस का जो है ये कथन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की समग्र प्रकृति पर जोर पाठ्यक्रम संगठन के इस प्रकार पर आधारित है। किस प्रकार पर आधारित है? क्या वो केंद्रीभूत उपागम है, इकाई उपागम है, चक्राकार उपागम है, या फिर सहसंबंध उपागम है? तो ये कैसा उपागम है? ये है सहसंबंध उपागम। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय भूगोल शिक्षण में कौन सी विधि उपयोगी है? जो क्षेत्रीय भूगोल प्रशिक्षण है, शिक्षण है, उसमें कौन सी विधि उपयोगी है? क्या वो प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शनी है? प्रदर्शनी तो होता नहीं है। मुक्त अवलोकन भी नहीं, प्रत्यक्ष अवलोकन, ये होता है प्रदर्शन। यानी क्षेत्रीय भूगोल शिक्षण में कौन सी विधि उपयोगी होती है? तो प्रदर्शन करना सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रभावित और उपयुक्त तरीका कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रभावित और उपयुक्त तरीका क्या वो प्रश्न उत्तर विधि है, कहानी कथन विधि है, करके सीखना विधि है, या फिर दृश्य श्रव्य विधि है? तो प्राथमिक स्तर पर न सिर्फ सामाजिक विज्ञान बल्कि जो अन्य स्तर होते हैं, अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं, उनमें जो सबसे प्रभावित शिक्षण का उपयुक्त तरीका होता है वो होता है करके सीखना। यानी बच्चा अगर खुद से करके सीखता है तो वो आसानी से सीख पाएगा। खुद से कोई एक्टिविटी करता है, प्रयोग करता है, फिर सीखता है, तो बच्चा बहुत आसानी से और काफ़ी दिन तक वो चीज़ को ध्यान में रख पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कक्षा में सबसे अच्छा लोकतंत्र दर्शाता है? कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? पहला है कि बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति प्रदान करना, ये क्या अच्छा लोकतंत्र दर्शाता है? बिल्कुल नहीं। दूसरा कि कक्षा के पाठ्यक्रम अनुभव के बारे में फैसला करने की अनुमति प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। तीसरा है कि कक्षा की गतिविधियों में छात्रों की अधिकतम भागीदारी को अनुमति प्रदान करना, बिल्कुल सही। अगर आप कक्षा में सबसे अच्छा लोकतंत्र दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए कक्षा की जो गतिविधि होती है उसमें छात्रों की अधिकतम भागीदारी को अनुमति प्रदान करना होगा, ताकि जो लोकतंत्र होता है उसको बच्चे जो है आसानी से समझ पाएँ। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बनाया है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि अंग्रेजी जो शिक्षा है उसने हमें क्या कर दिया है? गुलाम बना दिया है। क्या वो महात्मा गांधी हैं? तो बिल्कुल सही। ऐसा कहने वाले कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बनाया है या बना दिया है, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी जी, याद रखना है। एक सरकारी संस्था में धार्मिक समारोह का आचरण भारत में धर्मनिरपेक्षता के किस उद्देश्य का उल्लंघन है? क्या वो एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर अपना प्रभुत्व तो नहीं जमा सकता, इसका उल्लंघन है? बिल्कुल नहीं। एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों पर हावी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा है कि राज्य व्यक्तियों और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। और चौथा है कि राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं देता, बिल्कुल सही। एक सरकारी संस्था में धार्मिक समारोह का आचरण और भारत में धर्म निरपेक्षता के किस उद्देश्य का उल्लंघन है? तो जो राज्य है वो किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं देता है, ठीक है। तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान शिक्षक को पता चलता है कि पाठ्यपुस्तक में लैंगिक मुद्दों का चित्रण व सामग्री सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो क्या है वो, देख लेते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन दिया है कि शिक्षक को पाठ्यपुस्तक के अनुसार पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो शिक्षक है वो पाठ्यपुस्तक के अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाए, तो ये गलत होगा, ठीक है। दूसरा है कि शिक्षक को इस बारे में प्राधिकरण को लिखित रूप में देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षक को पढ़ाते समय उस हिस्से को छोड़ देना चाहिए, जी नहीं। शिक्षक को पढ़ाते समय लैंगिक संवेदनशीलता दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, बिल्कुल। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव कह रहा है कि यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया, नहीं निगेटिव आपको बताना है, तो बाकी तो पॉजिटिव है। लेकिन डी ऑप्शन क्या है, निगेटिव है, क्योंकि कह रहा है कि शिक्षा को पढ़ाते समय लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण का पालन नहीं करना है। इसका मतलब यहाँ पे ये निगेटिव है और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का सबसे जो अच्छा प्रभावी तरीका होता है वो क्या होता है? क्या वो कहानी कथन होता है, व्याख्यान होता है, चरण विधि होता है, या फिर दृश्य सह विधि होता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो इतिहास पढ़ाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? वो होता है कहानी को कहना। अगर आप इतिहास को कहानी के माध्यम से, किसी की स्टोरी, मान लीजिए अकबर की स्टोरी है या फिर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की या फिर अशोक की, किसी भी की स्टोरी है, अगर आप पढ़ने के देते हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो उनको कहानी के माध्यम से आप अगर सिखाते हैं कहानी कहकर, तो वो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का जो सबसे अच्छा प्रभावी तरीका होता है वो कहानी का जो है कहना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को मूर्त अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में समक्ष बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्ट सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। किसका किया जा सकता है ये बताना है। पहला है कि शिक्षकों के द्वारा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों की सहायता से सस्ती शिक्षा अधिगम सामग्री को बढ़ाना, ठीक है। दूसरा है कि बाजार में उपलब्ध शिक्षा अधिगम सामग्री को खरीदना, बाजार में उपलब्ध शिक्षा अधिगम सामग्री को क्या करना, खरीदना। तीसरा है कि पहले से विकसित शिक्षण अधिगम सामग्री को पुनः उपयोग करना। डी नंबर है कि शिक्षकों की सहायता से छात्रों के द्वारा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से सस्ती शिक्षा अधिगम जो है क्या करना, सामग्री बनाना। तो फोर्थ ऑप्शन है कि शिक्षकों की सहायता से छात्रों के द्वारा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से सस्ती शिक्षा अधिगम सामग्री बनवाना। यानी शिक्षकों की सहायता से जो छात्र के द्वारा स्थानीय उपलब्ध संसाधन है, जो उनके आसपास उपलब्ध संसाधन है, उसी से सस्ती शिक्षा अधिगम को सामग्री बनाना कि उसके प्रयोग के अकॉर्डिंग बनाना। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 28 क्वेश्चन है, यानी कि 28 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में पेडागोजी के फॉर्म में डिस्कस किया है। ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्योंकि कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी भी आपके एसएसटी में पूछा जाता है, तो आपको पेडागोजी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि पेडागोजी के जो क्वेश्चन आपके करते हैं वो ना करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।